नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम केवीएस के बारे में देखेंगे कि केवीएस जो केंद्रीय विद्यालय संगठन जिसको कहते हैं केवीएस, केवीएस की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है केंद्रीय विद्यालय संगठन जिसको कहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो केवीएस के अंदर अभी जो है वैकेंसीज आई हुई हैं काफ़ी सारी, आप सभी को पता है। और 5 दिसंबर से जो है वो फॉर्म स्टार्ट हो गए। 5 दिसंबर 2022 से फॉर्म शुरू हो गए और ये फॉर्म 2022 की वैकेंसी है। ये फॉर्म भरे जाएंगे 26 दिसंबर तक, यानी कि आज आप जो हैं 26 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। आज ये वीडियो 14 दिसंबर को ये वीडियो जो है वो बन रहा है और 14 दिसंबर को अपलोड किया गया है। तो आप जो है अभी भी काफ़ी दिन है बाकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप फॉर्म जो है वो भर सकते हो। और स्पेशली यहाँ पे मैं उन्हीं की बात करूँगा जो आर्ट फील्ड से हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग से है, या जिन्होंने बीएफए कर रखी है, या फिर किसी ने बीवीए कर रखा है। कौन इसके लिए एप्लीकेबल है, कौन नहीं है, वो सब बातें इसमें करेंगे। ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट फील्ड से रिलेटेड जो है उनकी बात करेंगे, कितनी इसमें वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आगे। और इसकी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या रहेगी, आपको क्या चीज़ पढ़ना है, साइलेबस क्या रहेगा आर्ट का, वो सारी तमाम जो जानकारियां हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम केवल जो जितनी वैकेंसीज आई हैं उसमें कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, वो जानकारी हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, बाकी का जो है वो दूसरा वीडियो बनेगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से दिया हुआ आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें देखिए जो रिक्रूटमेंट यहाँ पे आई हुई है, जिसमें ऑफिसर्स हैं, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग है, ये 3 प्रकार के जो हैं केवीएस के अंदर वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं। ये रही यहाँ पे ये असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसीज दिखा रखी है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसीज हैं। देन उसके बाद में उसके जस्ट नीचे प्रिंसिपल की वैकेंसीज हैं, उसके बाद में वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसीज हैं। उसके बाद में नीचे चलते हैं, ये है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी की वैकेंसी आ रखी है। एक बात आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पीजीटी लेवल होता है एनवीएस के अंदर और केवीएस के अंदर, इन दोनों के अंदर जो पीजीटी लेवल है वहाँ पे ड्राइंग नहीं मिलती दोस्तों, आप याद रखना, क्योंकि इनका आर्ट टीचर है वो अलग होता है और वो आर्ट टीचर को टीजीटी लेवल में काउंटेबल होता है, वो टीजीटी में काउंट उसको करते हैं। और एनवीएस के अंदर जैसे इसकी कैटेगरी अलग मानी जाती है, वो टीजीटी के लेवल की मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, पीजीटी का टीचर नहीं होता है, आपको केवल 10th तक पढ़ाना होता है, वो भी आपको कला से संबंधित काम करवाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे टीजीटी लेवल की ही होती है, याद रखना। पीजीटी में आपको देखने की जरूरत नहीं है, पीजीटी नहीं होता, केवल टीजीटी होता है। ठीक है, तो पीजीटी एक बार हम छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हो। साथ में ये देखिए टोटल वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है, देखिए हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, यहाँ पे ड्राइंग वगैरह नहीं मिलेगा आपको। और जो म्यूजिक टीचर होता है दोस्तों, वो मैं बता दूँ वो पीआरटी लेवल का होता है, टीजीटी पीजीटी में नहीं होता, वो पीआरटी लेवल के अंदर आता है। पीआरटी में देखिए आगे बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, ये टीजीटी रहा। अब देखिए इस टीजीटी के अंदर देखिए आपको मैंने कहा था, ये देखिए यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको, देखिए टीजीटी को, टीजीटी। अब देखिए इसमें यहाँ पे दे रखा है आपका, ये रहा आर्ट एजुकेशन, ये ड्राइंग वाला है। ठीक है दोस्तों, आर्ट एजुकेशन वाला, जिसके अंदर यहाँ पे अंडर रिजर्व्ड जो कैटेगरी होती है, जनरल कैटेगरी आप बोल सकते हो, जिसके अंदर 104 वैकेंसीज हैं। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं। अब देखिए इसकी भी मैं आपको बता दूं, साथ में ये बता दूं ये सारी बातें कि जनरल कैटेगरी में सब लोग आ जाते हैं, सब लोग, यानी कि आप ओबीसी से हैं, अगर आप बेस्ट मतलब बढ़िया अंक प्राप्त करते हैं तो आप जनरल की सीट पे जा सकते हैं। एससी एसटी कोई भी कैटेगरी वाले हो वो इस कैटेगरी में जा सकते हो, जो टॉप रहेंगे ना वो इस कैटेगरी में आएंगे, बाकी जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो इसके अंदर आते ही हैं। अच्छा, इसके बाद में देखिए ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है, इसमें देखो आप मतलब ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो, राजस्थान से हो, महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, उत्तर प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कहीं से भी, उत्तराखंड वगैरह कहीं से भी, तो आप अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं, आपका अगर सेंट्रल लेवल से कास्ट सर्टिफिकेट आपका बनता है, आप ट्राई कर लेना मित्रा से कि आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनता है सेंट्रल लेवल से, तो
ये नॉन क्रीमी लेयर होती है दोस्तों। सेंट्रल लेवल के अंदर अगर आपका ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है तो आप ओबीसी में एप्लीकेबल होते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती हैं, एनवीएस और केवीएस, ठीक है। इसके अलावा जो DSSS भी होती है ना, दिल्ली बोर्ड वाली DSSB, ये वैकेंसी, इसके अंदर आप दिल्ली से हैं प्रॉपर तो आप कैटेगरी में जाओगे, अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी के अंदर फाइट कर सकते हो। उसके अंदर आप ओबीसी, SC, ST कोई सी भी कैटेगरी से हो, कोई मतलब नहीं है, आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली एक राज्य है, ठीक है, दिल्ली एक स्टेट है। तो इसके अंदर क्या है, ये कोई मतलब ऐसे नहीं है, फिक्स जगह नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया जितने भी केंद्र शासित, जैसे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं, इनमें कहीं भी आपको जो है ड्यूटीज़ दे सकते हैं, ऐसा रहता है इनका। तो आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी में फॉर्म डालिए, अगर आप SC से हैं तो SC में फॉर्म डालिए, आप ST से हैं तो ST में फॉर्म डालिए, बस आपका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और जनरल वाले EWS होते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटल वैकेंसी दे रखी है, ये OH पता नहीं कौन सी कैटेगरी है, अदर कोई हैंडीकैप्ड लोग होते हैं शायद उनके लिए है, जिसके अंदर 4 सीटें यहाँ पे ड्राइंग की दिखा रखी है। ये आर्ट एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर जनरल की 104 सीटें आई है और ओबीसी की 67 सीटें हैं, SC कैटेगरी की 37 है, 37 है, और ST कैटेगरी में 18 है, 18 है, और EWS की 25 सीटें आई है। टोटल कितनी है, 251, ये टोटल होगी यहाँ तक की टोटल। अब ये 4 इसमें और ऐड कर देते हैं तो ये हो जाती है 255, यानी कि ये इतनी वैकेंसीज इसके अंदर है। अब इसके अंदर इसके बाद में यहाँ पे देखिए और है HH और कैटेगरी दे रखी है, जिसके अंदर 3 सीटें हैं, अदर में ये 4 सीटें और हैं, तो ये यहाँ पे कितनी होगी, 4 3 7 और जोड़ दिए तो 5 में +7 और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे पहले 4 ऐड करो तो ये 9 हो गया, 9 में 3 और ऐड कर दो तो ये 261, यानी कि 261 के लगभग जो है वैकेंसीज इसमें आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। ये बहुत सारी बहुत बड़ी वैकेंसी है, इससे पहले इतनी सीटें एक साथ कभी नहीं आई है, लगभग 150, 140, 120 इतनी सीटें आती रही है। ये अब की बार है, बहुत बड़ा गोल्डन चांस है, बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है दोस्तों। और जो भी हैं इसमें आप सब लोग अप्लाई करें, ठीक है, सब लोग, यानी कि जो आर्ट फील्ड में हैं वो सब लोग अप्लाई करें। अच्छा, इसके बाद में आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, इसकी फ़ीस कौन सी रहेगी। देखिए दोस्तों, ये रहा म्यूजिक वाला। म्यूजिक जो कैटेगरी है ना, म्यूजिक कैटेगरी वालों को PRT कैटेगरी में काउंट किया जाता है। हमें जो आर्ट वाले हैं, आर्ट मतलब ड्राइंग पेंटिंग वाले, उनको TGT लेवल में काउंट किया जाता है, और म्यूजिक वालों को PRT लेवल के अंदर काउंट किया जाता है। ये याद रखना, क्योंकि जो PRT का वेतनमान होता है ना, जो सैलरी होती है वो PRT वाली मिलती है, और हमें जो TGT वाली सैलरी होती है वो मिलती है, ठीक है, TGT के लेवल की। अब देखिए, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह, यानी कि नॉन स्टाफ वगैरह की वैकेंसीज हैं, कई सारी वैकेंसीज इसमें आ रखी है। अब देखिए यहाँ पे आगे, हाँ एक चीज़ इसके बाद में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये पे स्केल जो है इसका दे रखा है, पे स्केल कितना, ये असिस्टेंट कमिश्नर का पे स्केल है, ये प्रिंसिपल का पे स्केल दे रखा है, कितना लेवल होता है इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये PGT का आ गया, PGT के बाद में ये PGT चल रहा है अभी, PGT, उसके बाद में देखिए PGT कंप्यूटर, PGT, TGT, हाँ दोस्तों ये आ गया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट एट स्लॉट नंबर, ये वगैरह वगैरह दे रखा है। TGT, ये रहा TGT आर्ट एजुकेशन, यानी कि ये रहा AE आर्ट एजुकेशन, ये यहाँ से TGT स्टार्ट हो गया अपना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए पे स्केल कितना होता है, पे स्केल होता है लेवल 7, 44,900 रुपये से लेकर के 1,42,400 रुपये तक सैलरी जाती है। ये 44,900 है ना, ये पे स्केल है पूरा, मतलब ये फिक्स है। अब इसमें है ना आपका जो HRA हाउस रेंट वगैरह है वो मिलेगा, है ना, आपका वेतनमान, ये वेतनमान है जो रियल का है ना वो 44,900 है। इसमें HRA वगैरह सब कुछ जुड़ता है, कुछ डिडक्शन भी होते हैं, कुछ ऐड होते हैं, जैसे HRA हाउस रेंट वगैरह मिलता है, ये सारी चीज़ें ऐड होकर के कुछ कटती है। ऐसे करके लगभग जो इसकी सैलरी बेस है, आप समझ लीजिए कि लगभग जो है मैं बता दूं 60 के लगभग होती है, ऐसे समझ लीजिए आप, मतलब 55 से 60 के बीच में सैलरी आपको इन हैंड सैलरी मिलती है, ये स्टार्टिंग होती है इसकी। इसके अंदर ये ऐड होता है HRA वगैरह, तब ये 55 से 60 के बीच में सैलरी स्टार्टिंग होती है आपकी, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए अपर एज लिमिट दे रखी है आपको यहाँ पे कितनी है, 35 साल, 35 ईयर्स है, ठीक है, 35 ईयर्स है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए आपकी यहाँ पे हम देखते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आर्ट के अंदर क्या दे रखा होगा। देखिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ये बात विशेष है, आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। NVS में अगर आपने देखा है
तो उसके अंदर भी बोला गया है कि एनवीएस का ये देखिए आपका जो है ना, इसके अंदर टीजीटी वाला जो इसमें ये रहा ए यानी आर्ट एजुकेशन वाला, जिसके अंदर यही सेम सैलरी होती है टीजीटी लेवल की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये रहा यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। ये 5 साल का आपको ड्राइंग एंड पेंटिंग के अंदर डिप्लोमा चाहिए, स्कल्पचर में हो या ग्राफिक आर्ट में हो, और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री आपके पास हो तो भी चलेगा, ठीक है। आपको 2 नंबर ये बात है कि आपको हिंदी इंग्लिश का नॉलेज होना ज़रूरी है, हिंदी भी आनी चाहिए आपको, इंग्लिश भी आनी चाहिए आपको, ये दोनों लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ज़रूरी है ये। वर्किंग नॉलेज, ये देखिए डिज़ायरेबल, ये चीज़ यहाँ पे डिज़ायरेबल ऊपर मैंने दिखाई थी ना वो वाली कंप्यूटर एप्लीकेशन वाली, ये देखिए वर्किंग नॉलेज आपको होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में, यानी कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर चलाना ज़रूरी है। क्योंकि देखो पहले डिजिटल सिस्टम नहीं था, आजकल सारा डिजिटल सिस्टम हो गया, अटेंडेंस वगैरह लगती है वो भी डिजिटल, मतलब आपको कंप्यूटर के अंदर सारा काम करना पड़ता है। एक्सेल, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है आपको चलाना आना चाहिए, ये सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है दोस्तों। अब ये बात होगी, आप याद रखना। तो 5, अब देखिए ये चीज़ आप कर लोगे, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में ज्ञान है तो आप अच्छे तरीके से आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है और ये 5 साल का आपके पास डिप्लोमा है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मेन बात यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देने वाली है कि आपने अगर बीए कर रखा है, देखिए बीए डिग्री, बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट, जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट रहते हैं आर्ट फील्ड में, या कोई भी ले सकते हो आप। जैसे आपने एक तो ले लिया, जिससे आपने ले लिया ड्राइंग, क्या ले लिया, ड्राइंग। एक आपने ले लिया जियोग्राफी, कुछ भी हो, एक आपने हिंदी साहित्य ले लिया, कुछ भी ले रखा हो, ये 2 आपके पास बीए के अंदर 3 साल ये ड्राइंग होनी चाहिए। जिसने बीए कर रखा है उसके लिए बोल रहा हूँ मैं, 3 साल का ये बीए हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका 2 साल का एमए होना ज़रूरी है, वो भी ड्राइंग एंड पेंटिंग से। एक बात और ही बता दूँ मैं आपको, अगर आपने एमए कर रखा है ड्राइंग एंड पेंटिंग से, लेकिन आपके पास बीए में ड्राइंग नहीं थी, बीए में 3 सब्जेक्ट कुछ और ही थे, आपके पास बीए में ड्राइंग ये 3 साल नहीं रही है, आपने 2 साल एमए कर ली बस बीए के बाद में, आपने बाद में पता चला कि ड्राइंग में कुछ भी नहीं होता, बहुत ईजी होता है, जो लोग होते हैं ना ऐसे, उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ मैं। तो उन्होंने, जिस लोगों ने एमए कर रखी है, उनको फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 5 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 3 साल ये बीए के अंदर है, 2 साल ये है। उसके अलावा ये भी बता दूं, अगर आपके पास एमए ड्राइंग से है, आप सोच रहे हो कि बीए में ड्राइंग लेके हम एडिशनल कर सकते हैं, तो ड्राइंग में एडिशनल नहीं होता, आपको रेगुलर करना पड़ेगा। कहीं पे भी ट्राई कर लीजिए, बीए में एडिशनल ड्राइंग कोई भी यूनिवर्सिटीज़ नहीं कराती, आपको रेगुलर करना पड़ेगा। अब आप रेगुलर करोगे बीए तो आपको 3 साल का टाइम वो लगेगा। उसके बाद में ये एमए आपने पहले कर रखी है, बीए के बाद में एमए चाहिए, तो ये एमए आपकी नहीं चलेगी, एमए आपको दोबारा करनी पड़ेगी। 2 साल एमए के दोबारा ऐड कर दीजिए, तो कितने हो गए, कुल 5 साल आपके पास हैं। अब 5 साल आप या तो ये कर लीजिए या फिर आप दूसरे फील्ड के अंदर तैयारी कर लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। जिनके पास बीए में ड्राइंग नहीं है, एमए ड्राइंग से कर रखी है, उनके लिए बोल रहा हूँ। और हाँ, जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट एमए अपीयरिंग में है, यानी कि एमए प्री का एग्ज़ाम दे रखा है, उनका रिजल्ट भी आया हुआ है, लेकिन अभी एमए फाइनल के अंदर हैं अभी, तो जो अपीयरिंग में है एमए फाइनल वाले बच्चे, वो फॉर्म इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। एमए फाइनल वाले जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं वो फॉर्म डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बीए में जिसके पास ड्राइंग है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, बीए में ड्राइंग नहीं है तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, फॉर्म डालना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़ीस बहुत महंगी है, 1500 रुपये फ़ीस है यहाँ पे, ठीक है। ये आप खास विशेष ध्यान रखोगे, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। अब देखिए ये बात होगी बीए एमए वालों की। अब हम बात करते हैं जो बीएफए वाले हैं या फिर बीवीए वाले हैं। बीएफए ये जो हैं फाइन आर्ट वाले हैं, फाइन आर्ट बीएफए वाले या फिर बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट वाले हैं। ये जो कैंडिडेट हैं, ये जो स्टूडेंट है, ये जो कैंडिडेट हैं, इनका जो है बैचलर वाली डिग्री होती है 4 साल की। कितनी होती है, 4 साल की होती है। तो ये दोनों जो है ना, इनके पास अगर एमएफए नहीं है ना तो भी चलेगा। ये 4 साल वाला है ना, बहुत बड़ा ये है ना, बीएड के लेवल का होता है। हम बीए एमए करते हैं ना, बीए करने के बाद में हम बीएड करते हैं ना, उतना लेवल का है ये बीएफए। अगर हमने बीएड नहीं कर रखा, हमने बीए एमए दोनों कर रखे ना, उतने लेवल का ये एक अकेला है, ये बीएफए अकेला है ये बीवीए। अगर आप पेंटिंग डिपार्टमेंट से है, स्कल्पचर से है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप टेक्सटाइल से हो, मतलब बीवीए है या बीएफए है, आप ये फाइन आर्ट से है ना, कोई भी डिपार्टमेंट है, सिरेमिक है, कोई भी है, आपको काम आना चाहिए बस।
आपको थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 4 साल की डिग्री है ना, बस आपके पास MFA MVA नहीं है ना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने BVA BFA के बाद में MA कर रखा है ना तो भी चलेगा, MFA कर रखा है तो भी चलेगा, ये नहीं है तो भी चलेगा। ये BFA BVA वालों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये होगी आपकी क्वालिफिकेशन की बात, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कुछ भी बात समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बेफिक्र होके। अब देखिए आगे चलते हैं। ये बात हो गई आपकी, इसके अंदर ये लाइब्रेरियन का आ गया, ये प्राइमरी टीचर, ये म्यूजिक का आ गया। म्यूजिक को PRT के अंदर काउंट किया जाता है, मैंने आपको बता भी दिया। अच्छा, इसके बाद में स्टेनोग्राफर वगैरह की वैकेंसीज भी देखने को मिल रही है। इसमें एज रिलैक्सेशन की बात करें, देखिए दोस्तों, अगर आप SC ST के अंदर हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे आपका इसमें 31 दिखा रखा है ना, तो 31 प्लस में 5 ईयर्स कर दो तो 36 साल तक आप इसमें फॉर्म डाल सकते हो। OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन है तो ये हो गए 34। जो वुमेन है, वुमेन देखिए, वुमेन जो है, वुमेन का बोल रहा है ऑल कैटेगरीज, वुमेन है, औरत है, लेडीज़ हैं, कोई भी कैटेगरी से हो, चाहे कोई भी कैटेगरी से हो, कोई भी मतलब जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, कोई भी कैटेगरी हो, उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। यानी 31 प्लस में 10 ईयर्स कर दो, 41 ईयर्स की छूट इनको मिलती है। 41 साल तक आप जो है वो इसके अंदर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। KV का ऑलरेडी एम्प्लॉय है, KV के अंदर है, कोई भी डिपार्टमेंट में KV का एम्प्लॉय है ऑलरेडी, उसके लिए कोई एज बार नहीं है, नो एज बार, आप कभी भी आजीवन कभी भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में ये कैंडिडेट विद 3 ईयर कंटिन्यू सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, कोई भी वैकेंट के अंदर आपने पोस्ट में ये जैसे आप NVS के अंदर से, ये सेम रूल जिसके अंदर अप्लाई होता है, तो उनके अंदर जनरल वालों को 5 साल की छूट है, OBC वालों को 8 साल की छूट है, और SC SC वालों को 10 साल की छूट है। जैसे आप NVS में हो, KV में आ रहे हो, तो उसके अंदर भी आपको जो है OBC कैटेगरी से आपको 8 साल की छूट मिल जाती है ना। ये बात आप याद रखना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाली वैकेंसीज होनी चाहिए। इसके बाद में ऑर्डिनरी, ये जो भी आप देख लेना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, डिसेबिलिटीज़ के बारे में बता रखा है। सर्विसमैन है उसको 5 साल की छूट मिल जाती है, OBC वालों को 8 साल की है, सर्विसमैन में ये बातें इसमें बहुत सारी हैं। अब देखिए इसके बाद में कुछ चीज़ें आपको और बता देता हूँ मैं, ये उनके बारे में बता दिया, वीकर EWS वगैरह उनके बारे में है, ये आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे चलते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात है, ये कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन, द क्लास डेमो इंटरव्यू स्किल टेस्ट बट पुट टुगेदर। द डिसीजन ऑफ KVS अबाउट द मोड ऑफ सिलेक्शन टू द अबोव पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ द एप्लीकेंट फॉर इंटरव्यू शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, नो कॉरस्पेंडेंस विल बी एंटरटेन्ड इन द रिगार्ड। देखिए इसमें सीधी सी बात ये है कि आपका जो पहले है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होगा, पहले शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वो होंगे, जैसे आपका पहले होगा CBT मोड में एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ठीक है। यानी कि जैसे आप नेट का एग्ज़ाम देते हो, NVS का आपने एग्ज़ाम दिया होगा, इस तरीके से आपका CBT मोड में एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन। इसके अंदर जो बच्चे, जैसे इनकी जितनी भी कट ऑफ जाती है उस हिसाब से जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, जो पास आउट हो जाते हैं, जो पास हो जाते हैं, उनको इंटरव्यू कॉल होगा, ठीक है। इंटरव्यू कॉल बुलाया जाएगा, इंटरव्यू। इसके अंदर भी 2 चीज़ें आती है, एक तो डेमो क्लास होगी, एक इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें होगी, जो दोनों होगी 30-30 नंबर की, दोनों होगी 30-30 नंबर की। 30 का डेमो होगा, 30 का इंटरव्यू होगा, दोनों का होगा 60 नंबर का। तो ये इंटरव्यू वाला सेशन है वो 60 नंबर का होगा, ठीक है। इससे पहले आपका 180 नंबर का वो हो जाएगा, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड ये GK वगैरह है, उसका वीडियो जो है वो अलग से बना दूंगा, ठीक है, बनाया हुआ आप देख लेना वहाँ से जा करके। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया, आप याद रखना ये चीज़। और एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह होता है, बहुत कुछ होता है, तो यहाँ पे आप एग्ज़ाम करने जाओ तो नो नेगेटिव मार्किंग है, इतना याद रखना, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। अच्छा, इसके बाद में ये देखिए आपका जो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपकी जो टेस्ट स्टेट है और टेस्ट सिटी है, फिर टेस्ट स्टेट है, टेस्ट सिटी, यानी कि ये हो गया टेस्ट स्टेट, ये भी टेस्ट स्टेट है, उसके बाद ही सिटी। यानी कि जैसे आप आंध्र प्रदेश से हो तो वहाँ पे कौन कौन से हैं, जैसे
मैं यहाँ पे राजस्थान से हूँ तो मैं राजस्थान का आपको देख के बता देता हूँ। जैसे राजस्थान, यहाँ पे ये रही राजस्थान के बारे में। राजस्थान में इतने सेंटर हैं जहाँ पे KVS का एग्ज़ाम होगा। सॉरी, एक जगह और छूट गई, उदयपुर। बहुत शानदार जगह है, झीलों की नगरी कही जाती है। बहुत बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं यहाँ पे। हाँ, ये इतनी सिटी है, देखिए इसमें 1 2 3 और 4 और 5 6 7 8 9 और 10, ये राजस्थान में कुल 10 सिटी हैं एग्ज़ाम से। हरियाणा में देख लीजिए, इधर करनाल वगैरह है, फरीदाबाद है। हरियाणा में देखिए 1 2 3 4 5 6 है। हरियाणा में 6 है, राजस्थान में 10 है एग्ज़ाम सिटी जहाँ पे एग्ज़ाम हो सकते हैं, होंगे। और आपको फॉर्म फिल करोगे तो उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे एग्ज़ाम सिटी, और आप 4 जो है राजस्थान से कहीं से भी फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप राजस्थान में देख लीजिए आपके जो नियरेस्ट हिसाब से, या फिर इनके हिसाब से कोई और नियरेस्ट में पड़ रहा है, आपका हरियाणा के नियरेस्ट लगता है तो हरियाणा में हिसार वगैरह ऐसा कुछ जो है, इनमें से कोई भी आप भर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए राजस्थान में देखिए अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर है, जयपुर भी भर सकते हैं, जोधपुर भर सकते हो, कोटा भर सकते हैं, सीकर है, गंगानगर है, उदयपुर है। ये इतनी सारी सिटीज़ हैं, आप इनके हिसाब से देख करके भर सकते हो। ये एग्ज़ाम सिटीज़ हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम होंगे। CBT मोड में होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है इसके अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा, बाकी आप जो है अपना ID प्रूफ वगैरह जो है वो लेके जाना है साथ में, ये सारी चीज़ें हैं आपको पता होगा। और फॉर्म फिल करते हैं उस समय भी आपका इसमें से कुछ भी जो है वो लगा सकते हो, आधार कार्ड लगा दो या कुछ भी लगा दो। अप्लाई आपको करना है तो ये आपकी यहाँ पे साइट है www.kv संगठन, KVS का मतलब होता है KV संगठन, केंद्रीय विद्यालय संगठन, यानी kvsangthan.nic.in पर जाकर के आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे जा कर के ईमेल आईडी वगैरह आपकी होनी चाहिए, पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, पर्सनल आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बोथ ईमेल वो जो दोनों है वो एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, इसमें SMS वगैरह आएगा, आपको एडमिट कार्ड आएगा तो उसके लिए भी आपको SMS, देखिए एडमिट कार्ड जब आएगा ना तो आपको SMS मिलेगा, SMS रिगार्डिंग डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड। ठीक है, आपको सारा कुछ जानकारी दी जाएगी। आपका एडमिट कार्ड आ गया, आप डाउनलोड कर लीजिए। आपका इंटरव्यू है, आपकी इतनी तारीख को इंटरव्यू, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, आपको ऑनलाइन मिलेगी, आपको SMS आएगा आपके पास बाकायदा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ये सारी चीज़ें हैं। अगर ID कार्ड नहीं है तो आप वेडी पर्सनल ईमेल ID बना लीजिए, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं, फ़ीस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि आपने एक बार फीस पे कर दी तो रिफ़ंड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हमारी जो TGT की बात कर रहे हैं, TGT में 8 पोस्ट है, TGT की बात कर लेते हैं। TGT में कितनी फॉर्म फीस लगेगी, ये रही यहाँ पे TGT की, यानी कि आपको कुल 1500 रुपये फॉर्म फीस है। कितनी है? 1500 रुपये फॉर्म फीस आपकी लगेगी इसमें, 1500 रुपये फॉर्म फीस। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं बता दूं, एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे, ये रही। ठीक है, ये नहीं, यहाँ पे इसमें यहाँ पे दे रखा था। हाँ ठीक है, ये बात जो है ना, ये इधर ये देखिए, ये नो फ़ी वाली तो मैंने आपको बता दी। यहाँ पे देखिए, नो फ़ी रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से, जो भी है ना, यानी कि आप SC कैटेगरी से हो भारत के किसी भी कोने से, ST कैटेगरी से हो भारत के किसी भी कोने से, और एक्स सर्विसमैन हो। ठीक है, एक्स सर्विसमैन हो, ये 3 कैटेगरी में आप कोई सी भी कैटेगरी से हो, आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा, आप फ्री हैं। इतना ख्याल रखना, आप फ्री हैं, आप फॉर्म फिल करें, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री फॉर्म फिल होगा। बाकी जो जनरल है, OBC है, EWS कैटेगरी बच गई ना, उनके 1500 रुपये लगेंगे। ठीक है, उनके 1500 रुपये आपके लगेंगे। ये TGT कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1500 रुपये आपके फॉर्म फीस लगेंगे, ये बात आप याद रखोगे। तो इसके बाद में देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट है, आपको पता है 5/12 से फॉर्म स्टार्ट हो गया था, और 26/12/2022 तक जो आपका फॉर्म है वो फिल होगा। 26 तारीख तक, आज 14 तारीख है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप जो है इसका फॉर्म फिल कर दीजिए। SC ST वाले हैं, आप डरो मत, आप फॉर्म डालो, फीस आपके लिए तो है ही नहीं। जनरल OBC वाले थोड़ा सा सोचते हैं कि इतनी ज़्यादा फीस है, तैयारी नहीं है, भरे ना भरे, देखो वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी मेरे ख्याल से इतना भी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप मन से
आप करोगे, हिम्मत करोगे तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत बढ़िया पोस्ट है केवी की, कोई दिक्कत नहीं। ऑल ओवर इंडिया में आपको मतलब अलग अलग जगह जाने का मौका मिलेगा, घूमने का मौका मिलेगा। जिनको घूमने का शौक़ है ना, भारत देखने का शौक़ है, वो केवी में फॉर्म डालो और अप्लाई करो। उनको घूमने का बहुत मौका मिलेगा, बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा आपको। आपकी ड्यूटी कहीं पे भी आ सकती है। इसमें केवल स्कूल टाइम होता है, कोई भी ओवर टाइम नहीं होती ड्यूटी, केवल स्कूल टाइम है। जैसे आपके स्टेट गवर्नमेंट में स्कूल हैं, सरकारी स्कूल होते हैं आपके स्टेट में, कहीं पे भी, जैसे राजस्थान में सरकारी स्कूल हैं, उसमें क्या है, स्कूल टाइम की ड्यूटी होती है। वही केवी में ड्यूटी होती है, क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, अच्छा खासा सिस्टम है, ठीक है। और बहुत बढ़िया पोस्ट है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। तो इसके अंदर आप ज़रूर अप्लाई करें। उसके बाद में इसमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हो गई इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, बाकी आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बोला है कि आप एग्ज़ाम दोगे तो ये ब्लूटूथ मोबाइल फ़ोन ये वगैरह, ये सारी कुछ भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप नहीं ले जा सकते। ये कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह होती है, आप इसमें बाकी का पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है, आप फॉर्म जो है इसमें डाल दीजिए। 250 पोस्ट हैं, अच्छी खासी पोस्ट है, ये पहली बार इतनी पोस्ट आई है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। और आप ड्राइंग से हैं तो ज़रूर फॉर्म डालें। SC ST वाले तो ड्रो ही मत, आपके लिए तो फ़ीस है ही नहीं। OBC जनरल वालों और EWS वाले थोड़े से हैं कि भी उनकी फ़ीस वैसे तो देखने में बहुत ज़्यादा लगती है, 1500 रुपये। एक्चुअली फ़ीस है भी ज़्यादा, क्योंकि हम कई जगह देखते हैं फॉर्म फ़ीस तो बहुत कम होती है। लेकिन NVS की भी आपने अगर किसी ने फॉर्म डाला है तो याद होगा आपको, 1500 रुपये NVS की फ़ॉर्म फ़ीस थी, है ना, NVS की भी है। और नेट की जो फॉर्म फ़ीस होती है वो भी देखो कितनी मतलब ज़्यादा होती है ना, आपको पता होगा। 750 फॉर्म फ़ीस है OBC वालों के लिए, इसका दुगना कर दो, इतनी फ़ीस होती है जनरल वालों के लिए। और इसकी आधी कर दो, वो होती है SC ST वालों के लिए। और इसकी दुगनी कर दो, वो जनरल वालों के लिए, इसकी आधी कर दो SC ST वालों के लिए। ये नेट की फ़ीस थी, लेकिन ये 1500 है। KVS और NVS की सेम फ़ीस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का जो वीडियो है दूसरा, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जा कर के देख लो कि साइलेबस क्या है एक्चुअल में। KVA का जो आर्ट से रिलेटेड हैं स्टूडेंट, उनका साइलेबस क्या है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, वो सारी बातें उस वीडियो के अंदर है, आप जा कर के देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।